नमस्कार, मैं हूं विकास बीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ हरियाणा के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील पवार आज हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि हरियाणा सरकार ने पंचायती राज एक्ट के अंदर कुछ संशोधन किया है और उस संशोधन को लेकर तीखी प्रतिक्रिया बाहर आ रही है कांग्रेस की तरफ से। जानना चाहेंगे ऐसे कौन से संशोधन कर दिए जिससे कांग्रेस तिलमिला उठी है, आखिर कारण क्या है। डॉक्टर साहब, अब तक टाइम से आपका स्वागत है। देखिए, सबसे पहले तो सुखीजा जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। और जो आपने एक बहुत ही बढ़िया शब्द इस्तेमाल किया, तिलमिला उठी, तो ये तिल मिलाने का विषय है। क्या उसमें हुआ, कैसा, कौन सा? हाँ, चरमराहट हो गई। हाँ ये चरमराहट भी तो होगी ना, तिलमिलाट के साथ साथ। इसको मुझे लगता है कि ये बड़ा एक सीरियस ऑफेंस है और बहुत मतलब अपराध कर दिया। हाँ, बिल्कुल, ये अपराध है। सरकार ने कानून बनाया, मानवता के ऊपर अपराध है। जब जब गैर संवैधानिक कोई काम सरकारें करती हैं तो बहुत बड़ा लोगों के भविष्य के ऊपर अपराध करने का काम। लोकतंत्र का हनन हुआ। डेफिनेटली लोकतंत्र का हनन हुआ है। कौन सी ऐसी अनुच्छेद के अंदर जो धाराएं चेंज की है, क्या लगता है आपको उससे फायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, क्या लग क्या रहा है? देखो, डेफिनेटली हरियाणा पंचायती राज एक्ट जो 1994 था, उसके अंदर 1995 में जो नियम बनाए गए और अलग अलग धाराओं के अंदर जो हमारी ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और हमारे जिला पंचायत हैं, उनको 3 टायर सिस्टम को अपने अपने अधिकार दिए गए। और हमारे देश के संविधान के अंदर जो 73rd और 74th अमेंडमेंट हुआ, तो 73rd अमेंडमेंट में 11वीं अनुसूची के अनुरूप जो ग्रामीण अंचल के चुने हुए 3 टायर सिस्टम के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको 29 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार था। और हमारे अर्बन लोकल बॉडी के अंदर जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, अनुच्छेद 12 संवैधानिक संशोधन 74 उसके अंतर्गत 18 विभागों में हस्तक्षेप का अधिकार था। और निश्चित तौर पे चुने हुए जनप्रतिनिधि ग्राम स्वराज की सोच, जो महात्मा गांधी जी की ग्राम स्वराज की सोच थी, उसको लागू करने के लिए इन अधिकारों का होना बहुत अनिवार्य था। और इन्हीं अधिकारों के तहत धीरे 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 सत्ता की जो ताकत थी वो आम आदमी के हाथ में आ रही थी। और वो आम आदमी के हाथ में कैसे आ रही थी कि ग्राम सभाओं को उतनी ताकत दी गई जितनी कि विधानसभा को और देश की लोकसभा को थी। आज 1995 के नियम के अंदर जो इस सरकार ने संशोधन किया है, ये संशोधन करने के बाद अलग अलग धाराएं, जैसे धारा 28A है, धारा 75, धारा 100 है, धारा 209 है, तो इन अलग अलग धाराओं के तहत इस सरकार ने चुने हुए जनप्रतिनिधियों की ताकत को कमजोर करने का कार्य किया। और सबसे पहले सरकार ने जो गांव का हमारा सरपंच ग्राम सभा के प्रस्ताव के अनुरूप ग्रामीण क्षेत्र के अंदर अपने गांव का पैसा और जो गवर्नमेंट एडेड जो ग्रांट आती थी उसको अपने हिसाब से खर्च कर सकता था, आज सरकार ने उसको 2 लाख रुपए तक सीमित करने का काम किया। और उसके कार्यों के अंदर नई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ देखरेख का काम और मुरम्मत के काम तक सीमित रहेगा। आज विधायकों की ताकत बढ़ाने के लिए आप समझो, जब विधायकों की और सांसदों की ताकत बढ़ती है तब तक पंचायती राज कमजोर होता है, अगर उनका हस्तक्षेप पंचायती राज के कार्यों के अंदर होता है। क्योंकि आज हमें समझना पड़ेगा, इस मुल्क को समझना पड़ेगा कि संसद का काम है कि सांसद का काम है देश की संसद में जाए और देश के लिए जो भी कानून बनाना है उन कानूनों का निर्माण करे। इसी तरीके से एक विधायक का काम है वो एक राज्य की विधानसभा में जाए और विधानसभा के अंदर वो अपने राज्य से संबंधित कानूनों का निर्माण करवाए। और विकास कार्य करवाने का जो अधिकार है वो ग्रामीण अंचल के चुने हुए जनप्रतिनिधियों को मिलना चाहिए। सरकार का दावा है मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि कई वर्ग ऐसे हैं पंचायती राज के अंदर, अगर बात करें पंचों की बात करें या मेंबर्स की बात करें, उनकी शक्तियां बढ़ी हैं, उनको अब अधिकार मिला अपने क्षेत्र में काम कराने का। आपको नहीं लगता कि ये कहीं ना कहीं उन लोगों की अब सुनवाई होगी जिनकी पहले कभी होती नहीं थी? मैं आपसे प्रश्न ये करना चाहूंगा कि ग्राम सभा के अधिकारों का हनन करके किस तरीके से गांव के अंदर आप काम कराना चाहते हैं? कैसे लग रहा है, हनन कैसे हुआ? बिल्कुल हुआ। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी इस देश के अंदर लागू हो तभी ग्राम सभाओं को प्रस्ताव पारित करने के अधिकार दिए थे।
और जो ग्राम सभा प्रस्ताव पारित करती थी उसके अनुरूप गांव के अंदर काम हो, ऐसा संवैधानिक मूल्य वो पंचायती राज के पीछे सोच थी। आज क्या होगा कि जो काम विधायक चाहेगा या गांव के अंदर किसी पार्टी का से संबंधित कोई कार्यकर्ता है और उनको लगता है कि ये मेरी पार्टी का कार्यकर्ता है, विधायक को लगता है, उसके कहने से जो है वो एक व्यक्ति के कहने से उसने ग्रांट गांव के अंदर भेज दी और अपना ई टेंडरिंग के मार्फत उन्होंने अपने चहेते किसी ठेकेदार को ठेका दे दिया काम करने का। तो होगा क्या, मिली भगत से दोनों नोट कमाने का कार्य करेंगे। नहीं, आपको लगता नहीं आप जिस तरह से घुमा रहे हैं मैटर वो नहीं, मैटर कुछ हो रहा है? नहीं नहीं, आप बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। मैटर सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी का है। पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी तभी लागू हो सकती है जब ग्राम सभाओं के प्रस्ताव पारित करने के अनुरूप ये सरकारें उस गांव के अंदर पैसा भेजेंगी और गांव की पंचायत की देखरेख के अंदर वो पैसा लगेगा। और निश्चित तौर पे आज हो क्या रहा है, गांव के अंदर ई टेंडरिंग के मार्फत जो काम इक्का दुक्का चले हुए हैं, वहां पे गलत मटेरियल जहां पे भी लगता है पंचायत उसके अंदर हस्तक्षेप नहीं कर पा रही है। आज पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए और निश्चित तौर पे ग्राम स्वराज की अवधारणा के खिलाफ पंचायती राज व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सरकार काम कर रही है। तो आपको क्या लगता है क्या करने वाले हो आप, इस जो ये नया संशोधन आया है जो सरकार ने किया उसके खिलाफ क्या करने वाले हैं? देखो, डेफिनेटली सबसे पहला काम होता है कि क्या संबंधित वर्ग को कोई चिंता है, और डेफिनेटली पूरे हरियाणा के अंदर जो कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई जो संबंधित वर्ग है। मैं बता रहा हूं, अलेवा गांव के अंदर, अलेवा ब्लॉक के अंदर 21 गांव हैं और 19 जो हमारे उन गांव के सरपंच हैं उन्होंने अपनी स्टैंप और अपने बस्ते जो है बीडीओ कार्यालय के अंदर जमा करा दिए कि जब हमें अधिकार ही नहीं है तो हमारा चुनाव जो है कराने की आवश्यकता ही सरकार को नहीं थी। और इसी तरीके से आपको पता है पूरे हरियाणा के जो सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रणबीर समेन जी, उन्होंने कितना बड़ा जो है जींद के अंदर एक रैली जनप्रतिनिधियों की और रैली के अंदर उन्होंने हुंकार भरी सरकार के खिलाफ कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल बिल ये तुरंत प्रभाव से वापस होना चाहिए। तो पहले से चल रहा था इस बिल के आने से पहले? डेफिनेटली इस बिल के आने से पहले ये प्रतिक्रियाएं थी और इस संशोधन के बाद क्या प्रतिक्रियाएं आएंगी ये 2 या 4 दिन के अंदर आप लोगों की आंखों के सामने। कांग्रेस को जो चरमराहट हुई है, कांग्रेस इस चरमराहट को कैसे मिटाएगी, क्या करने वाली है? इसके खिलाफ कानून कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हो, प्रदर्शन करने वाले हो, या सरपंचों को पंचों को इकट्ठा करने वाले हो, क्या रणनीति है? देखिए, जो इस मुल्क का निर्माण करता है, जो राष्ट्र निर्माण करता है, उन लोगों को राष्ट्र के खिलाफ कोई भी चीज होती है तो तकलीफ होती है। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी ने इस देश के अंदर पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी करने के लिए जो 3 टायर सिस्टम है उसके लिए समिति का गठन किया। बलवंत राय मेहता कमेटी ने 3 टायर सिस्टम की सिफारिश की और उसके बाद राजीव गांधी जी ने संवैधानिक अधिकार देने के लिए बिल इस देश की जो लोकसभा है वहां पे पारित हुआ, राज्यसभा के अंदर गिरा और तत्कालीन सरकार जो कांग्रेस पार्टी की उनके बाद बनी उन्होंने एज इट इज 73वें 74वें संवैधानिक संशोधन में सत्ता की ताकत को ज्यादा से ज्यादा हाथों में देने के लिए पंचायती राज व्यवस्थाओं को संवैधानिक अधिकार दिया। और मैं बताता हूं, इस पंचायती राज व्यवस्था से पहले चंद घराने वो सत्ता के अंदर बने हुए थे, कुछ हजार लोग वो इस देश की संसद और विधानसभाओं के अंदर थे, लेकिन आज पूरे देश के अंदर 38 लाख वो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं जिनमें से 14 लाख महिलाएं हैं। अगर उन 38 लाख जो जनप्रतिनिधि हैं और जब जब वो अपने गांव के अंदर ग्राम सभाएं करें तो पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी को, स्वराज को कहीं ना कहीं हम साकार होते देख सकते थे। लेकिन आज इन सभी चीजों के ऊपर कुठाराघात करके, इन नियमों के द्वारा उनके अधिकारों को ताक पे रख के और विधायकों की उसके अंदर इंटरफेरेंस करा के इस सरकार ने महात्मा गांधी जी और पंचायती राज की मूल अवधारणा के खिलाफ काम किया है। कांग्रेस पार्टी डेफिनेटली वो जब भी सत्ता में आएगी तो बहुत बड़ा संशोधन इन बदलावों के अंदर दोबारा से करेगी। और आपने देखा राजस्थान के अंदर हमारी सरकार आई तो तुरंत प्रभाव से राजस्थान में जो मिनिमम क्वालिफिकेशन का न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता का मामला था वो हमारी सरकार ने खत्म किया, छत्तीसगढ़ के अंदर खत्म किया और इसी तरीके से हरियाणा में भी 2024 के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। तो जितने भी गैर संवैधानिक कार्य सरकार कर रही है
हम उसकी खिलाफत करेंगे। डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं कांग्रेस के अभी तक जो सीएलपी लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं हुई? बात करें प्रदेशाध्यक्ष की तरफ कोई प्रतिक्रिया जाहिर की, और कांग्रेस के बड़े लीडर हैं उनकी तरफ से नहीं हुई। क्या लगता है आपको, कांग्रेस में फूट है इस वजह से नहीं हुई, या क्या रीजन क्या है? मुझे आपके सवालों पे हंसी कई बार इसलिए आती है कि मीडिया के साथी ऐसे प्रश्न करते हैं, या तो टीआरपी का मामला है, या फिर कहीं ना कहीं सरकार की जो ताकत है उससे उनको डर लगता है कि अगर इसमें डर भय का तो कोई मतलब नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, आप डर भय का क्या मतलब आप मीडिया की तरफ से प्रश्न करेंगे तो मीडिया का ही प्रश्न है। मैं उसका उत्तर क्यों नहीं आई सीएलपी लीडर? आपको मालूम है कि उनकी तरफ से सबसे पहले प्रतिक्रिया आनी चाहिए थी, क्यों नहीं आई? मैं डेफिनेटली एक बात बता रहा हूँ कि हर पार्टी के अलग अलग संगठन हैं, अलग अलग अंग हैं। अगर पिछड़ा वर्ग के साथ कोई बात होती है तो पिछड़ा वर्ग का जो अध्यक्ष है वो आवाज उठाएगा। एससी डिपार्टमेंट के बाद कोई के खिलाफ कोई बात होती है तो वो अपने एससी समाज के लिए उठ के आगे आएगा। इसी तरीके से पंचायती राज व्यवस्था की अगर कोई बात आई है तो मैं पंचायती राज का अध्यक्ष होने के नाते निश्चित तौर पे अपने सीनियर लीडरशिप के संज्ञान में बातें करके मैं आज मीडिया के सामने आया। अभी तक की चर्चा हो चुकी है, क्या कहते हैं सीनियर लीडर? देखिए, डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी की अवधारणा वो लोगों को ताकतवर बनाने की है, लोगों के हाथ में ताकत देने की है। वो सिर्फ कुछ लोगों तक सत्ता की ताकत सीमित रहे, ऐसा कांग्रेस कभी नहीं चाहती। और सीएलपी नेता और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा जी, हमारे जनरल सेक्रेटरी एआईसीसी रणदीप सुरजेवाला जी, एमएलए किरण चौधरी जी और तमाम जितनी भी हमारी लीडरशिप है वो अपने अपने तरीके से अपने अपने क्षेत्र के अंदर लोगों की निरंतरता के साथ आवाज उठा रही है। अगर कहीं फर्क दिखाई देता है तो मीडिया को दिखाई देता है, हमें कहीं कोई फर्क दिखाई जनता को दिखाई देता है। मीडिया जनता की आवाज है। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस के हाथ में मुद्दा लगा है, मुद्दे को भुना नहीं पा रही? कौन सा मुद्दा कांग्रेस में? यही मुद्दा जिसकी बात कर रहे हैं आज, उस मुद्दे के लिए तो आपके समक्ष आए हैं। करने क्या वाले हो? रणनीति क्या है? रणनीति क्या है? क्या करने वाले हो? एजिटेशन करने वाले हो या कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वाले हो? क्योंकि जनप्रतिनिधियों से जुड़ा मामला, एक बड़ी सरकार छोटी को खाने के चक्कर में है, ये बात कर रहा हूँ। जी, डेफिनेटली आपका सही सवाल है, और इसके लिए हम अपने प्रदेश के अध्यक्ष और सीएलपी नेता के साथ आगे की रणनीति के बारे में बात करके और जो भी फैसला सीनियर लीडरशिप का रहेगा उनके साथ मिलके पूरे हरियाणा प्रदेश में एक जन आंदोलन खड़ा करेंगे। क्या प्रतिक्रिया, क्या छोटे जो जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, पंचायत मेंबर्स हैं, सरपंच हैं, जिला परिषद मेंबर हैं या और भी हैं, ये छोटी सरकारें होती हैं क्योंकि मेन तो यही है, तो क्या इनमें क्या चल रहा है? देखिए, जितने भी छोटी सरकार के हमारे ग्रामीण अंचल के मुख्यमंत्री हैं जिनको हम सरपंच बोलते हैं, निश्चित तौर पे सभी दुखी भी हैं। और इसकी पहल कल अलेवा ब्लॉक से 19 सरपंचों ने अपने आप को सरेंडर करके की। इसी तरीके से अभी समालखा में 2-3 दिन के अंदर हरियाणा के सरपंचों की और जनप्रतिनिधियों की मीटिंग, शायद वो 8 या 9 तारीख की, जो हरियाणा प्रदेश के सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं रणबीर समैन जी और दूसरे लोग, वो अपने अपने तरीके से इन मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी एक बड़ा विपक्ष होने के नाते लगातार इन सरपंच एसोसिएशन के लोगों को समर्थन देने का काम करेगी। चलिए, आपने मुझसे बात की है, बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं चरमनाहट और तिलमिलाहट ये आखिरकार हुई क्यों है? ये आखिरकार हुई इसलिए है क्योंकि इस मुद्दे को उठाना चाहिए था सीएलपी लीडर की ओर से, प्रदेशाध्यक्ष की ओर से, और डॉक्टर सुनील पुवार ऑलरेडी पहले से ही प्रदेशाध्यक्ष है पंचायती राज के राजीव गांधी पंचायती राज प्रकोष्ठ के, और उन्होंने सबसे पहले इस आवाज़ को उठा दिया है। और ये मामला जिस तरह से सामने आ रहा है, चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, सरकार ने संशोधन कर दिया है, सरकार का दावा है मील का पत्थर साबित होगी, कांग्रेस कहती है नहीं ये तो हनन हो चुका है। आपका इस बारे में क्या कहना है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुखीजा, अपने साथी रिकेन निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।